वेलकम टू बिहार मैटर्स। विद्यार्थियों, आज हम जियोग्राफी मास्टर सीरीज के 8वें लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। जी, और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम विस्तार से बात करेंगे जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम और साथ ही जैव विविधता और बायोम पर। बिल्कुल। और आधिकारिक दृष्टिकोण से ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आज का ये डेटा समृद्ध सत्र आगामी बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और शिक्षक भर्ती जैसी सभी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए अत्यंत निर्णायक है। सही कहा आपने। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम सीधे आज के मुख्य विषय वस्तु यानी कोर फ्रेमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैव भूगोल की। सरल शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी पर जीवन रूपों के स्थानिक वितरण या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का वैज्ञानिक अध्ययन है। बिल्कुल। और ये विज्ञान केवल यह नहीं देखता कि कौन सा जीव कहाँ है, बल्कि वो गहराई से इस बात का विश्लेषण करता है कि वो जीव वहीं क्यों है। सही बात है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके 4 प्रमुख नियंत्रण कारक हैं जिन्हें अभ्यर्थियों को कंठस्थ रखना चाहिए। जी। पहला है जलवायु, जिसमें तापमान और वर्षा सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जी। और दूसरा है मिट्टी या सॉइल का प्रकार। तीसरा कारक है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, कि उस स्थान की ऊंचाई या ढलान कैसी है। और चौथा, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है जीवों का विकासवादी इतिहास यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। बिल्कुल। ये 4 कारक मिलकर एक सांचा तैयार करते हैं जो ये तय करता है कि कोई विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र कैसा आकार लेगा। और जब हम इकोसिस्टम के आकार लेने की बात करते हैं तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह या एनर्जी फ्लो एक केंद्रीय इंजन की तरह काम करता है। जी। विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल्स को बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से समझना चाहिए। इसकी शुरुआत उत्पादक यानी प्रोड्यूसर से होती है, जो मुख्य रूप से हरे पौधे हैं, है ना, जो सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। एकदम सही। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, जैसे हिरण या टिड्डे। फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक वालों को खाते हैं। और अंत में तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, जैसे कि शेर, चील या बाघ। लेकिन मैम, ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में जो नियम परीक्षाओं में बार बार आता है वो 10% ऊर्जा नियम है। जी, 10% लॉ पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे कठोर नियम है। यह नियम स्पष्ट करता है कि ऊर्जा जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये है कि बाकी 90% ऊर्जा कहाँ जाती है? देखिए, वो शेष 90% ऊर्जा जीवों की चयापचय यानी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में खर्च हो जाती है, जैसे खाना पचाने, सांस लेने या रेस्पिरेशन में। हाँ, मतलब शरीर की गर्मी बनाए रखने और दौड़ने भागने में वो नष्ट हो जाती है, राइट? बिल्कुल। इसे सांख्यिकीय रूप से ऐसे समझें कि अगर घास के पास 1000 इकाई ऊर्जा है तो हिरण को खाने पर केवल 100 इकाई मिलेगी, और जब बाघ हिरण को खाएगा तो उसे 100 का 10% यानी केवल 10 इकाई ऊर्जा मिलेगी। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखलाएं बहुत लंबी नहीं हो सकती। और जंगल में बाघ इतने कम क्यों होते हैं, इसका भी यही सटीक जवाब है। जी, क्योंकि प्रकृति के पास शीर्ष पर बैठे शिकारियों का बड़ा समूह पालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। अब उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी के विषय पर एक विश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ उत्पन्न होता है जो परीक्षा में आता है। जी, अक्सर परीक्षाओं में जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंतर को लेकर छात्रों को फंसाया जाता है। तो क्या हम इसे आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जीपीपी हमारी ग्रॉस सैलरी की तरह है जो कंपनी कागजों पर देती है? हाँ, बिल्कुल। और एनपीपी वो इन हैंड सैलरी है जो टैक्स कटने के बाद असल में बैंक अकाउंट में आती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। यह सादृश्य अभ्यर्थियों के लिए एकदम सटीक है। तो पौधों के लिए ये टैक्स उनका अपना श्वसन या रेस्पिरेशन है। हाँ, एकदम सही। जब हम जीपीपी में से इस श्वसन में खर्च हुई ऊर्जा को घटा देते हैं तो जो शेष बचता है उसे एनपीपी कहते हैं। सूत्र रूप में याद रखें, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। बहुत ही स्पष्ट है। हमने देखा कि ऊर्जा प्रवाह कैसे काम करता है। अब इसी ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत से वैश्विक स्तर पर जीवों की विविधता को समझते हैं। जी, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का ये खंड अत्यधिक डेटा समृद्ध है।
वर्तमान में खोजी गई ज्ञात प्रजातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। लेकिन विज्ञान का अनुमान तो 8 से 10 मिलियन प्रजातियों का है ना? सही कहा। इसके साथ ही परीक्षाओं में अक्षांशीय ढाल यानी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की संकल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखते हैं कि जैव विविधता ध्रुवों यानी पोल से भूमध्य रेखा या इक्वेटर की ओर जाने पर लगातार बढ़ती जाती है। बिल्कुल, ध्रुवों पर जीवन बहुत कम है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास अमेज़न जैसे विशाल जंगल हैं। लेकिन विद्यार्थियों की ओर से एक शंका यहाँ आती है कि अक्षांशीय ढाल और जैव विविधता के बढ़ने का ये सीधा वैज्ञानिक संबंध आखिर है क्या? देखिए, इसका मुख्य कारण जलवायु की निरंतरता और पारिस्थितिक स्थिरता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश वर्ष भर अत्यंत तीव्र और निरंतर प्राप्त होता है। मतलब अधिक जीपीपी और अंततः अधिक एनपीपी, जिससे एक विशाल खाद्य श्रृंखला को सहारा मिलता है। जी, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण विकासवादी इतिहास है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बार बार हिमयुग या ग्लेशिएशन आए, जिन्होंने एक रीसेट बटन की तरह काम किया। यानी बर्फ की मोटी चादरों ने प्रजातियों को नष्ट कर दिया और प्रकृति को बार बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। बिल्कुल, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र लाखों वर्षों तक स्थिर रहे। इस स्थिरता ने प्रजातियों के विकास और एक नई प्रजाति में बदलने यानी स्पीसिएशन के लिए निर्बाध समय दिया। इसीलिए वे आज जीवन से भरे हुए हैं। और इसी असीमित विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट या ग्लोबल हॉटस्पॉट की बात आती है। जी, वैश्विक स्तर पर कुल 36 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं, जो असाधारण रूप से समृद्ध हैं, लेकिन उन पर गंभीर खतरा है। और विद्यार्थियों को विशेष रूप से भारत में स्थित 4 हॉटस्पॉट के नाम उंगलियों पर याद होने चाहिए। पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, जिसमें निकोबार शामिल हैं। बिल्कुल, और इन प्रजातियों की संरक्षण स्थिति को दर्शाने के लिए IUCN की रेड लिस्ट का प्रयोग होता है, जिसमें CR, EN और VU श्रेणियां प्रमुख हैं। यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। अब जलवायु और अक्षांश कैसे दुनिया भर में अलग-अलग बायोम्स का निर्माण करते हैं, उस पर आते हैं। जी, बायोम का डेटा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है। भरपूर पानी और धूप के कारण यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता है। इसके ठीक विपरीत रेगिस्तान या डेजर्ट बायोम में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पानी की कमी के कारण वनस्पति अत्यंत विरल होती है। और तीसरे हैं घास के मैदान या ग्रासलैंड, जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। बिल्कुल, यहाँ तापमान मध्यम रहता है और यह क्षेत्र विशाल चराई करने वाले जीवों का समर्थन करता है। हाँ, चौथा प्रमुख बायोम टुंड्रा है, जो ध्रुवों के पास का क्षेत्र है। यहाँ वर्षा न के बराबर होती है और बहुत ठंड रहती है। जी, और टुंड्रा की सबसे बड़ी परीक्षा उपयोगी विशेषता परमाफ्रॉस्ट या पर्माफ्रॉस्ट है, जिसका अर्थ है जमीन के नीचे जमी हुई बर्फ की स्थायी परत। इसी कारण वहां बड़े पेड़ों की जड़ें अंदर नहीं जा पाती और सिर्फ छोटी काई ही पनप पाती है। लेकिन मैम, अगर प्राकृतिक आपदा इन बायोम को नष्ट कर दे तो क्या होता है? तब पारिस्थितिक अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अनुक्रम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक अनुक्रम, जो बिल्कुल नंगी चट्टान पर शुरू होता है, और द्वितीयक अनुक्रम, जो किसी अशांत भूमि पर शुरू होता है। बिल्कुल, और यह रातों रात नहीं होता। इसमें सैकड़ों से हजारों साल लगते हैं। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में इसे बैठाने के लिए क्या हम इसे घर बनाने के सादृश्य से समझ सकते हैं? जैसे प्राथमिक अनुक्रम बंजर पहाड़ पर घर बनाने जैसा है। एकदम सही। वहां पहले पत्थर तोड़कर मिट्टी बनानी होगी, तब नींव डलेगी। जैविक दुनिया में ये काम लाइकेन या लाइकिन करते हैं। और द्वितीयक अनुक्रम उस बने हुए घर की तरह है जो नष्ट हो गया, लेकिन नींव और मिट्टी अभी भी सुरक्षित मौजूद है। जी, इसीलिए वहां नया घर या नए पौधे बहुत तेजी से उगाते हैं, क्योंकि मिट्टी और बीज पहले से मौजूद हैं। ये प्राथमिक से अधिक तीव्र होता है। ये बहुत आसान हो गया। अब बायोम के विशाल स्तर से सूक्ष्म स्तर पर आते हैं, प्रजातियों की अवधारणाओं या स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स पर। जी, BPSC और अन्य परीक्षाओं में 3 प्रकार की प्रजातियां बार बार पूछी जाती हैं। पहली हैं कीस्टोन प्रजातियां
या कीस्टोन स्पीशीज, जिनका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने आकार या संख्या की तुलना में अनुपातहीन प्रभाव होता है, जैसे कि बाघ। दूसरी है स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीशीज, जो केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती हैं। और तीसरी आक्रामक प्रजातियां या इन्वेजिव स्पीशीज, जो गैर देशी होती हैं, जैसे लैंटाना का पौधा। बिल्कुल, इनका नए पर्यावरण में कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता, इसलिए ये अनियंत्रित रूप से फैलती हैं और स्थानीय पौधों को नष्ट करती हैं। लेकिन परीक्षा में अभ्यर्थी अक्सर कीस्टोन और स्थानिक प्रजातियों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। इसे कैसे स्पष्ट किया जाए? देखिए, कीस्टोन प्रजाति की पहचान उसके कार्य या फंक्शन से होती है। जैसे मेहराब में सबसे ऊपर लगा पत्थर पूरे ढांचे को संभालता है। मतलब अगर बाघ खत्म हो गए तो हिरण बढ़ेंगे, घास खत्म होगी और अंततः पूरा जंगल रेगिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल, जबकि स्थानिक प्रजाति का संबंध केवल उसके स्थान से है। इसका मतलब है कि ये प्रजाति दुनिया में कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। जैसे कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक प्रजाति है, एकदम स्पष्ट वर्गीकरण है। इसके साथ दो पारिस्थितिक नियम भी हैं। पहला, लीबिग का न्यूनतम का नियम। जी, लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। इसके अनुसार विकास सबसे प्रचुर संसाधन पर नहीं, बल्कि सबसे कम उपलब्ध संसाधन द्वारा सीमित होता है। जैसे एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और दूसरा है शेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम, यानी शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। जीव पर्यावरण कारकों की अपनी एक निश्चित सहनशीलता सीमा के भीतर ही जीवित रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब पारिस्थितिकी तंत्र की इस संवेदनशीलता को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय डेटा पर बात करना आवश्यक हो जाता है। जी, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण आज प्रजातियों के विलुप्त होने की दर प्राकृतिक दर से 100 से 1000 गुना अधिक है। यह वाकई चिंताजनक है। और भारत की बात करें तो हमारे पास वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा है। हम मेगा विविधता वाले देश हैं। लेकिन विडंबना ये है कि भारत का केवल लगभग 5% भौगोलिक क्षेत्र ही संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और संरक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वस्थाने या इन सीटू और बाह्य स्थाने या एक्सीटू। बिल्कुल। इन सीचू मतलब प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक्सीटू मतलब प्राकृतिक आवास से बाहर लाकर संरक्षित करना ताकि विशेष देखभाल मिल सके, जैसे चिड़ियाघर या बॉटनिकल गार्डन। जी, और बिहार के संदर्भ में ये डेटा और प्रासंगिक है। यहाँ वन आवरण केवल लगभग 7 से 8% है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य से कम है। और यहाँ का प्रमुख संरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण में है। अब कुछ उन्नत अवधारणाएं जो परीक्षा में सीधे आती हैं, जैसे इकोटोन एज इफेक्ट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। मैम, इकोटोन और एज इफेक्ट के आपसी संबंध पर सीधे प्रश्न बनते हैं। इन दोनों के बीच का वैज्ञानिक संबंध क्या है? देखिए, इकोटोन या ट्रांजिशन जोन वो क्षेत्र है जहां दो अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, जैसे जंगल और घास का मैदान। और एज इफेक्ट वो जैविक परिणाम है जो इस इकोटोन में घटित होता है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि इकोटोन में दोनों तंत्रों की विशेषताएं होती हैं, इसलिए वहां प्रजातियों की विविधता और घनत्व दोनों मूल तंत्रों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसी अधिक विविधता की परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जी, यह सीधा मापक है कि मानव आबादी प्रकृति से कितने संसाधनों की मांग कर रही है और क्या पारिस्थितिकी तंत्र उसे पुनर्जीवित कर सकता है। यह अत्यंत विश्लेषणात्मक था। अब व्याख्यान समाप्त करने से पहले हमारा दायित्व है कि हम उन भ्रामक तथ्यों या यूपीएससी बीपीएससी ट्रैप्स पर चर्चा करें जो अभ्यर्थियों को फंसा सकते हैं। बिल्कुल। पहला ट्रैप ये मानना है कि एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुल उत्पादन के बराबर है। ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि कुल उत्पादन तो हमेशा जीडीपी होता है और एनपीपी वो इन हैंड सैलरी है जो श्वसन को घटाने के बाद बचती है। सही कहा। दूसरा ट्रैप है ये कथन कि जैव विविधता पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से वितरित है। ये भी गलत है। जी, क्योंकि अक्षांशीय ढाल के कारण यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर लगातार बदलती है। और तीसरा ट्रैप है कि रेगिस्तान की उत्पादकता हमेशा कम होती है। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे मरुद्यान या ओएसिस, जहां उपयुक्त कृषि तकनीक से उत्पादकता बढ़ सकती है। जी, इसलिए परीक्षा में हमेशा या सभी जैसे
चरम शब्दों से अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अल्ट्रा रिवीजन के लिए 10% ऊर्जा नियम, 36 हॉटस्पॉट, एनपीपी बनाम जीडीपी और कीस्टोन प्रजातियों को गंभीरता से रिवाइज करें। बिल्कुल। आज का यह डेटा समृद्ध सत्र यहीं पूर्णता प्राप्त करता है। लेकिन जाने से पूर्व, बिना किसी नई जानकारी के, एक वैचारिक प्रश्न आपके चिंतन के लिए है। जी, आज की ही चर्चा के आधार पर विद्यार्थियों, स्वयं विचार करें कि यदि 10% ऊर्जा नियम के अनुसार ऊर्जा लगातार 90% कम होती है, तो एक शीर्ष उपभोक्ता के रूप में मानव का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट प्रकृति पर कितना भारी पड़ता होगा। ये वास्तव में सोचने का विषय है कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए निचले पोषण स्तरों का कितना अधिक दोहन कर रहा होगा। जी, ये विचार पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक आवश्यकता को स्पष्ट करता है। विद्यार्थियों, अब यह ज्योग्राफी मास्टर सीरीज अगले सत्र में इसी एकेडमिक निरंतरता के साथ जारी रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपकी तैयारी सुदृढ़ हो। जुड़े रहें बिहार मैटर्स के साथ।